Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Physics grade 9. Lecture number 18. Today is 17 of April 2020. Chapter number 3, Dynamics. And topic is a conceptual question. In our previous lecture, we have done the 4 conceptual questions and multiple choice questions of the exercise, chapter number 3. And today we are going to start from the conceptual question number 5. Looking towards the question, your car is stuck. Question number 5, page number is 96. Your car is stuck in wet mud. Some students on their way to the class see your predicament and help out by sitting on the trunk of your car to increase its traction. Why does this help? आपकी गाड़ी जो है वो गीली मिट्टी में फंस गई है और कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लास के लिए की तरफ जा रहे थे और आप लोगों को आपको इस प्रेडिकेमेंट में देखा। प्रेडिकेमेंट मीन्स अनप्लीजेंट सिचुएशन में आपको देखा, तो वो आकर आपकी गाड़ी के बॉडी पे बैठ गए टू इंक्रीज द ट्रैक्शन, ताकि आपके बॉडी का फ्रैक्शन जो है वो ट्रैक्शन जो है उसमें इंक्रीज कर सके। वाई डज दिस हेल्प? ये क्यों आपकी मदद करती है? क्यों जब वो गाड़ी में पर बैठे तो आपकी गाड़ी का ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ? लुकिंग टूवर्ड्स द आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ कार स्टक इन वेट mud, the friction between tires and mud is minimum. As a result, the car can't move out of wet mud. Now when the students sit on the trunk of the car, the weight of car increases, due to which the normal force Fn on the car also increases. When Fn increases, then according to equation f of f is equal to mu Fn, like equation mu is equal to f of n divided by f of f, normal force divided by the friction force. The force of the friction increases, the increase in friction helps the car to come out of the mud. Looking towards the answer,
हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब सरफेस गीली हो जाती है तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर है कि कार जब कीचड़ में फंस जाती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड मड जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो कार जो है मुश्किल से कीचड़ से निकल पाती है। तो जब स्टूडेंट आपकी कार के ट्रंक के ऊपर बैठे तो क्या होगा कि वेट ऑफ द कार इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमारे पास वेट को कौन सी चीज़ बैलेंस करती है? नॉर्मल फोर्स। जो हमने फ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि वेट इज बैलेंस बाय द नॉर्मल फोर्स। तो जब नॉर्मल फोर्स वेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल फोर्स भी इंक्रीज होगी, और नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होगी तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। जो हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन में कि म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय एफ के नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ द फ्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो हमारे पास कार जो है वो आसानी से कीचड़ से निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज फ्रैक्शन हेल्प यू वॉक? इज इट काइनेटिक और स्टैटिक फ्रैक्शन? कि फ्रैक्शन किस तरह से हमें चलने फिरने में मदद करती है, और अगर हम चलने फिरने में जो फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो काइनेटिक फ्रैक्शन है या स्टैटिक फ्रैक्शन है। द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड अवर शूज। बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल फोर्स वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जब हम ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो ज़मीन और हमारे शूज़ के सोल के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो होती है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम आसानी से ज़मीन पर चल सके। जब हमारे हम शूज़ के बगैर होते हैं तो फोर्स ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन आवर फुट एंड द फ्लोर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी कम होता है, फिर हमारे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और जब हम चल रहे होते हैं तो उस टाइम कौन सी फ्रैक्शन होती है, वेदर दैट इज़ काइनेटिक फ्रैक्शन और स्टैटिक फ्रैक्शन। तो जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपना पैर ज़मीन पर रख देते हैं। तो जब हम अपना पैर ज़मीन पर रख देते हैं तो हमारा पैर जो है वो स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है, और जब स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है तो उस टाइम जाहिर सी बात है कि वो एट द रेस्ट फॉर्म में होता है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्रैक्शन होगी वो भी हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन होगी। लुकिंग टुवर्ड्स द आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, a fractional force exists between the earth's surface and our shoes. Because of this we are able to walk on the ground. Without friction, it is impossible for us to walk on ground, such that when we walk barefooted, then there is less friction between the ground and our foot. When we walk on the ground, then which type of the friction is it? Then this is static friction. This is static friction because the contact parts of our shoes is at rest
with the ground। जब हम चल रहे होते हैं तो हम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से चल रहे होते हैं ज़मीन पर, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहाँ पर होती है? बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाती है तो हमारे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बेयर फुटेड ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाती है, तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। और जब हम चल रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? तो वो स्टैटिक फ्रैक्शन होती है, क्योंकि जब हम अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो पैर हमारा जब ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम वो रेस्ट फॉर्म में होता है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, looking towards the question number 7, the parking brake on a car caused the rear wheel to lock up. What would be likely consequence of the applying the parking brake in a कार दैट इज़ इन रैपिड मोशन? के पार्किंग ब्रेक मीन्स हैंड ब्रेक जो कार में लगा होता है, वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो रियर व्हील पिछले वाले टायर्स को लॉक अप कर देता है। अगर हम एक फास्ट मूविंग कार मोशन के दौरान जो है कार के व्हील को जो है ना लॉक अप कर दे तो फिर क्या होगा? अगर हम उसमें जो है हैंड ब्रेक अप्लाई कर दे तो फिर क्या उस कार के साथ हैपन होगा? द आंसर इज़ कि अगर हम उसके जो रियर व्हील जो होते हैं लॉक अप कर दे, जो हैंड ब्रेक हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास पिछले व्हील जो होते हैं, रियर व्हील जो टायर पिछले वाले टायर होते हैं उनको लॉक अप कर देता है। अगर हम मोशन के दौरान जब वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा होता है उस दौरान हम उसके रेयर व्हील को जो है ना वो लॉकअप कर दे, तो ड्यू टू इनर्शिया वो ऑलरेडी मोशन में होना चाहता है और वांट्स टू मेंटेन इट्स मोशन, तो रेयर व्हील जब लॉकअप होंगे तो क्या होगा कि कार जो है वो स्किड अप हो जाएगी और देयर विल बी अ चांस ऑफ द एक्सीडेंट, तो फिर हमारे पास एक्सीडेंट काज हो सकता है। द आंसर इज वाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग fast on a road, if the parking brake which is known as hand brake is applied, the rear wheels will be lock up. The front wheel are in motion and according to inertia the wheels try to maintain their motion as the rear wheels are locked up, so the car will skid in such situation। वाइल ड्राइविंग जो हैंड ब्रेक होता है यूजुअली अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब गाड़ी रुक जाती है तो हम हैंड ब्रेक को खींच लेते हैं और उसको रियर जो व्हील होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, उसको लॉक अप कर देते हैं। अगर हम ड्यूरिंग ड्राइविंग जब कार मोशन में होती है और हम हैंड ब्रेक को अप्लाई कर दे तो फिर क्या होगा कि कार के पिछले व्हील जो होंगे वो लॉक अप हो जाएंगे, जबकि फ्रंट व्हील हमारे पास मोशन में होंगे और ड्यू टू इनर्शिया जो पिछले टायर होंगे वो भी अपने आप को मोशन में मेंटेन करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि वो लॉकअप हो जाएंगे
तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा कि कार जो है वो स्किड अप हो जाएगी। स्किड अप मीन्स कि वो उल्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मेड रफ? Conveyor belt is a belt made up of the rubber, metal, etc. and used for the transporting of the material from one place to another place. Why the surface of the conveyor belt is made rough? Made up of the rubber or metal, then its surface is made rough. इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सरफेस रफ होगी तो फिर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो होगा ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कांटेक्ट जो होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो भी इंक्रीज़ होगा, तो फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो चीज़ें उस बेल्ट पर ट्रांसपोर्ट हो रही होंगी वो हमारे पास सेफ होंगी, वो जो है वो नीचे नहीं गिरेंगी। लुकिंग टुवर्ड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, द सरफेस of conveyor belt is made rough just because of to increase the friction. For rough surface, irregularities are large, due to which the area of contact increases and intermolecular force also increases, and due to which friction increases. As a result, the things lying on the belt remains safe from falling down. इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास सरफेस रफ होती है तब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। फॉर रफ सरफेस इरेगुलरिटीज आर लार्ज एंड ड्यू टू विच द एरिया ऑफ द कंटेक्ट इंक्रीजेज। एरिया ऑफ कंटेक्ट इंक्रीजेज मीन्स कि इनके दरमियान जो राब्ता होता है सरफेसेस के दरमियान वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन दैट these two surfaces also increases, due to which the friction increases, and as a result the things lying on the belt remain safe from falling down. सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस को रफ इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो है वो फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो और इसके ऊपर जो चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो हमारे पास आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए और इसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सेफ़ हों और वो जो है नीचे ना गिरें। यूजुअली दीज आर यूज्ड फॉर सी ट्रांसपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, सी के ज़रिए से जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं उनके ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, why does a boatman tie his boat to a pillar before allowing the passenger to step on the river bank? क्यों एक कश्ती बान जो है वो अपनी कश्ती को पिलर के साथ बांध देता है, जब वो पैसेंजर को नीचे उतारता है तो उससे पहले वो अपनी कश्ती को बांध देता है। क्यों अपनी कश्ती को बांध देता है? बिकॉज कि जब एक एक पैसेंजर नीचे उतरता है तो वो कश्ती के ऊपर जब पैर रखता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कश्ती भी उसके साथ मूव करेगी। सिर्फ और सिर्फ इससे रोकने के लिए कि पैसेंजर जो है वो नीचे ना गिरे तो वो अपनी कश्ती को पिलर के साथ बांध देता है। क्वेश्चन नंबर
9 answer is looking towards the answer. When the passengers jumps from the boat, they pushes the boat with their feet in the backward direction. Now to avoid the backward push, of the boat, it is first tied to a pillar on the bank, and then the passengers are allowed to step out. जब पैसेंजर जो होते हैं वो कश्ती में बैठे हुए होते हैं, तो जब वो कश्ती से नीचे उतरते हैं तो वो जंप लगाते हैं, तो जंप लगाने के साथ साथ वो अपनी फुट से जो है वो कश्ती को पीछे धकेलते हैं। तो इसी वजह से बैकवर्ड मूवमेंट जो है वो कश्ती में पीछे धकेल रही होती है। तो इस सिचुएशन को से रोकने के लिए पहले कश्ती को बैंक के ऊपर जो पिलर होता है उससे बांध दिया जाता है और फिर पैसेंजर से कहा जाता है कि आप नीचे उतरें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. In uniform circular motion is velocity constant, is acceleration constant? Explain. कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अनचेंजेबल होती है, या एक्सेलरेशन अनचेंजेबल होता है? एक्सप्लेन. तो वेलोसिटी तो हमारे पास इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, और वो जिस पॉइंट पर चेंज होती है उसी पॉइंट पर वो क्या होती है, उस सरफेस के टेंजेंट होती है। जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास जो होता है वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है और वो अनचेंजेबल होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। लुकिंग टूवर्ड्स द आंसर of question number 10. In circular motion, the direction of velocity changes continuously from point to point. The direction of velocity of body at a point is always tangent at that point to the surface, while acceleration is directed towards the center of circle, and its direction remains
unchanged due to uniform circular motion. The centripetal acceleration remains constant but not the velocity. हमारे पास वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी। मीन्स कि द वेलोसिटी डायरेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट किसी भी पॉइंट सरफेस पर ये हमारे पास क्या हो जाती है, सरफेस के टेंजेंट हो जाती है। जबकि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास चेंजेबल नहीं होती, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स कि वेलोसिटी रिमेन्स changed during the uniform circular motion. We have done 10 questions. Your homework is learn the topic momentum from your book, and thank you so much.